Good Good morning. morning, sir. Good morning, class 12th D, session Good 21 morning, sir. 22. Good morning, sir. Good morning, Good morning, beta. sir. Very good morning to this class. I feel full of energy when I enter into the class. मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है जब बच्चों से संवाद होता है, जब बच्चों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उनको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो इस मॉर्निंग सभा में एक बार मैं बड़े ही खुश होकर आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोगों का दिन बहुत बढ़िया हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित रहें, बढ़ते रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। फ्लैशबैक 2 मिनट का फ्लैशबैक होगा इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले। फ्लैशबैक में मैं आपसे जानना चाहूँगा, बजट को डिफ़ाइन करें आप। Define budget. Anybody. Dash is open to all. Define budget. Shubham absent. He sent the message. Okay. हाँ बोलिए बेटा. This is the good attitude. When you are absent, you should send the message. Very good. आयुष कुमार तिवारी जी, बजट को डिफाइन करेंगे आप. उपेंद्र स्वामी, रिया बेटा, नंदनी. Sir, budget is a financial statement of government's revenue and expenditure during a year. Okay. That year from when to when, कब से कब तक बोलिए. 1st April to 31st March. वेरी गुड आयुष. ओके, फीचर्स ऑफ बजट कौन मुझे बताएगा? बजट के फीचर्स जो आपने बोला उसी में से निकल कर आ जाएगा और एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है उसमें. बजट के फीचर्स बताइए. 3 फीचर्स मैंने बताया था. जल्दी, फास्ट. मेरा फ्लैशबैक चल रहा है, 2 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता हूँ इस पर. क्लास में आने से पहले पूरा क्लास का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, तब जाके आगे की चीज़ें समझ में आती हैं. फीचर्स कौन मुझे बताएगा? है ना, एक साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है ना. गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होता है, एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का. और एक बताया था एडिशनल जो होता है, वो क्या बताया था मैं? इट नीड्स पार्लियामेंट अप्रूवल. तो बताया था. बोलो भाई, बोलिए बच्चों. माय डियर पार्टी, बोलिए. बोला था कि नहीं बोला था? अरे खामोश कैसे हो गया ये 12th D? तान्या, Yes, sir. कहा था मैंने पार्लियामेंट अप्रूवल फीचर्स ऑफ बजट में. पता नहीं सर. अरे बेटा तान्या, ऐसी उम्मीद नहीं थी. इस स्टेटमेंट को मैं सुनने के लिए मैं तान्या से उम्मीद नहीं करता हूँ. चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट बताइए. एक बच्चा एक ऑब्जेक्टिव बताया केवल, और जो ऑब्जेक्टिव बोल दिया जाएगा उसको रिपीट नहीं करना. बोलो ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, जल्दी, फास्ट, क्विक भाई. दिस इज 12th D. यू मस्ट रियलाइज इट. इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ. चलो बहुत बढ़िया. जो लीडर होते हैं ना वो आसान कर लिया अपना काम, बोल के ख़त्म हो गया, टेंशन दूर, है ना. बहुत बढ़िया. अब बताओ, दूसरा बताओ. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. वेरी गुड, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट, जल्दी करो, फास्ट करो बेटा, अभी आगे का मुझे पूरा करना है आज. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. वेरी गुड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. चलो नहीं, ठीक है, बोलो नेक्स्ट. Economic stability. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सुपर. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर यूनिट से कुछ जुड़ा हुआ था, याद करो. पब्लिक सेक्टर, याद दिला रहा हूँ आपको. मैनेजमेंट, Public enterprises. मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, और बताओ. एक स्टेट दूसरे स्टेट से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए इससे संबंधित कुछ था? जल्दी.
कि देयर इज ए इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स, रीजन्स, कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, याद आया, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो चलो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद हमने बात किया था कि बजट के कंपोनेंट क्या हैं, तो हमने उसको दो भाग में डिवाइड किया था। वो कौन थे, जल्दी बताइए, वो कौन थे? एक था रेवेन्यू बजट, हाँ, और दूसरा कैपिटल बजट। यस, रेवेन्यू, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे बोला था ना। रिसीट्स आया, एक्सपेंडिचर गया, रिसीट्स, ठीक है। रिसीट्स के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। रिसीट्स के दो प्रकार, ठीक है। रिसीट्स, रिसीट बोल रहा हूँ, रेवेन्यू नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। रिसीट बोल रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, करेक्ट ना। Yes, sir, yes, sir. एक्सपेंडिचर के दो हो गए, कौन कौन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट ना। अब आते हैं रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर। ये फ्लैशबैक में अभी हम कभी सेशन क्लास शुरू नहीं हुआ मेरा। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या है? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाँ, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो बिल्कुल दिमाग में क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट बना होना चाहिए। दिमाग जो है लेसन खुलते ही, जैसे ही हम आँख बंद करें ना, तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करना। आँख बंद किया और लेसन का जो है ना ये पूरा, क्या कहते हैं उसको, फैमिली ट्री जैसे होता है ना, उस तरह पूरे सारे ब्रांचेस दिखाई देने चाहिए। अगर ऐसा होने लगेगा ना, तब सोचो कि पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल गेम है, बहुत इंजॉय करना है। ऊपर बजट देखो लिखा हुआ है, बजट दिमाग में लिखो, बजट, BUDGET, बजट। उसको ऐसे किया, एक इधर किया रिसीट्स, इधर क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। रिसीट्स लिखा हुआ RECIPT, रिसीट्स, EXPENDITUR, एक्सपेंडिचर, ये लिख दिया। फिर रिसीट्स में क्या, दो ब्रांच बना दिया, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर में दो ब्रांच बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फ्लो चार्ट बुक्स में दिया हुआ है, उस सारे फ्लो चार्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेना है, पूरी फैमिली ट्री बन जाएगी, है ना। बजट की फैमिली कि में क्या क्या कंपोनेंट है, तो बजट के, ठीक है। आप रिसिप्ट बजट में आप पढ़ ही चुके हो। बजट इज व्हाट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 फरवरी को प्रेजेंट किया था, ऐसे ऐसे। जब ये करोगे ना, दिमाग, देखो माइंड को का दो लेवल होता है, एक वो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, और सुनने के बाद किताबें बंद, आप खो गए, खत्म हो गई कहानी। एक वो होता है कि हमने बोला, आपने सुना, नोट किया और आंखें बंद करके उसको रिकॉल किया। जब ये रिकॉलिंग होगी, समझ लेना, जब ये रिकॉलिंग होगी तभी आपके दिमाग में वो परकोलेट होगा, ये ब्रेन में स्टोर होगा। जब रिकॉल नहीं करोगे ना, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि रीड, रिकॉल एंड राइट, ये 3R हैं पढ़ने, याद करने के, समझ रहे हो। अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए ये 3R को लिख लो, रीड, रिकॉल एंड राइट। रीड, रिकॉल एंड राइट, ये है साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको लोगों को बताया। इसकी चर्चा बहुत पुरानी किताबों में होती है, ठीक है। कुछ जो आयुर्वेद से संबंधित जो किताबें हैं और जो योग से संबंधित किताबें हैं, उन किताबों में आयुर्वेद तो सप्लीमेंट करता है, एक्सटर्नल मेडिसिनल सपोर्ट देता है, तो इसमें इसकी चर्चा होती है, ठीक है, पढ़ने का तरीका। फिर इसके बाद रीड कैसे किया था, उस पर भी मैंने एक वीडियो बहुत बड़े बनाया था, कैसे किया। देखो बच्चे क्या हो रहा है ना, पेरेंट्स से लोग बात करते हैं ना, तो कहते हैं बेटा तो बहुत पढ़ता है, बेटिया बहुत पढ़ती है, लेकिन मार्क्स नहीं आता। इसकी वजह यही है, आप बहुत पढ़ते हो लेकिन कैसे पढ़ना ये नहीं जानते, और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है। और हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग इन्फीरियर हैं, हम लोगों को मेरा दिमाग ही भगवान ने कमज़ोर कर दिया भगवान तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये काउंसलिंग होने के बाद पढ़ाई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो किस हमारे सिलेबस में ना हम थोड़ा डीप बातें कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट्स का इम्प्लीकेशन क्या है ये सब हम लोग को नहीं जानना, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिशन में आप जाओगे तो इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट तभी आएगा। हम तो केवल डेफिनेशन पढ़ा के निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस भी अप टू डेट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना। चलिए, तो हम लोग फिजिकल डेफिसिट्स तक हम लोग कल बात कर चुके थे ना बेटा, अगर आप मैं सही हूँ तो। आई एम राइट? आई वांट योर कंसेंट। बोलो बेटा। फिजिकल डेफिसिट तक हमने बात किया था, फिर भी हम एक बार फॉर्मूला जरूर देखेंगे और इसके बाद डिफरेंसेस देख लेंगे इसका। फिजिकल डेफिसिट देखो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इस फॉर्मूले को जरा एक्सटेंड किया हमने। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या कर दिया, अभी जस्ट मैंने बात किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स में क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। और इसमें क्या लिखा, कैपिटल रिसिप्ट के 3 कंपोनेंट हम देख चुके हैं, है ना। इसमें एक बोरोइंग था, डिसइन्वेस्टमेंट था, अदर जो सोर्सेज हैं, है ना। तो हमको बोरोइंग इसमें से हटा देना है। हमको क्या करना है, बोरोइंग हटा देना है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग फॉर्मूला में है फिजिकल डेफिसिट्स का। और उस टोटल एक्सपेंडिचर को हमने एक्सपेंड किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। पॉइंट। अब इसको आपको क्या करना, बोरोइंग को हटा देना। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे देगा आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है, हाँ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है, बोरोइंग भी दे दिया। तो आपको जब निकालोगे फिजिकल डेफिसिट्स क्या करोगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो उसको पहले निकाल लिया। फिर इसके बाद टोटल रिसिप्ट दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया, एक फिगर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वो टोटल रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लोगे। अब इसी को अलग अलग तरीके से देखो, यहाँ लिख दिया ना, फार्मूला का स्पीडअप किया है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस ब्रैकेट में लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में से हम बोरोइंग को हटा देते हैं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए हमको बोरोइंग का सहारा लेना पड़ता है। जहां अलग से नहीं दिया हुआ है वहां पर देखो लिखा हुआ है एट टाइम्स ओनली द टोटल बोरोइंग आर गिवन। टोटल बोरोइंग जहाँ दिया हुआ है, इन सच केसेस फिजिकल डेफिसिट्स क्या हो जाता है, टोटल बोरोइंग के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इसको कौन पढ़ेगा, इसको पढ़ेंगी स्नेहा बेटा, पढ़िए जरा फिजिकल डेफिसिट्स। फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच का डिफरेंस। Fiscal deficit. It shows the excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings. ठीक है, ये डेफिनेशन है, दिस इज अ डेफिनेशन। आपको याद रखना है 1 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चंस तो आना ही आना है, ये समझ लेना। PT1 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, Revenue deficit. It shows the excess of revenue expenditure over the revenue receipts. ठीक है, टोटल रेवेन्यू का जो टोटल एक्सपेंडिचर है और उसमें से अगर हम रेवेन्यू का जो टोटल रिसिप्ट्स है उसको हम माइनस कर देंगे तो जो फिगर आएगा वो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। मतलब सिंपल सी बात है, आय से अधिक खर्चे होंगे तो वो डेफिसिट हो जाएगा, खर्चे ज़्यादा हैं तो हमारा क्या होगा, लॉस और डेफिसिट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Fiscal deficit measures the total borrowing requirements of the government. ये टोटल गवर्नमेंट के टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को बताता है कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग का सहारा लेती है या क्या करेगी, या गवर्नमेंट, कल बताया था मैंने, याद करो,
आरबीआई क्या करता है, याद आया, डेफिसिट, बोलो, डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसके अंतर्गत प्रिंटिंग ऑफ अ न्यू करेंसी, ठीक है। और ये क्या होता है, इन्फ्लेशनरी इन नेचर, ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ये होता है, ये प्राइस राइज को जन्म देने वाला होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ो बेटा। Revenue deficit indicate inability of the government to meet its regular and recurring expenditure. रेकरिंग मतलब बार बार होने वाले खर्चे, तो क्या इंडिकेट करता है, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब लगातार जो खर्चे होने वाले हैं, बार बार होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे खर्चे, सैलरी है, सब्सिडी है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, है ना, स्कॉलरशिप वगैरह है, हाँ, इन सब के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो नहीं गवर्नमेंट कर पाती है। फिजिकल डेफिसिट होने का मतलब ये हो रहा है। चलो नेक्स्ट पढ़िए बेटा फास्ट। Sources of financial fiscal deficit. Government has to look out for different options to finance the fiscal deficit. The main two sources are borrowing. Fiscal deficit can be met by borrowings from the internal sources or the external sources. देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है छोटे छोटे MCQ में, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बोरोइंग व्हेन गवर्नमेंट इज एक्सपोज्ड और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंपेंसेट इज फिजिकल डेफिसिट्स। तो ये पब्लिक से बोरोइंग हो जाएगी, कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग, ये सब सारे, है ना, ये सारे ऑप्शंस में ये भी दिए हो सकते हैं। तो इसका ध्यान से इसलिए करें, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, दोनों डोमेस्टिक सोर्सेज भी होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। इसमें ये भी आपको ट्रिक कर देगा, इंटरनेशनल सोर्स का नाम लिख देगा, नहीं बताएगा कि इंटरनेशनल सोर्स है। आपको अब ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सोर्स क्या है, ये जीके का भी पार्ट हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक लिख देगा, ठीक है, ब्रिक्स बैंक लिख देगा, है ना, और आपको लिख देगा IMF लिख दिया, IMF तो और वर्ल्ड बैंक तो बहुत फेमस हैं, जैसे और भी जो बैंक हैं उनका नाम लिख दिया। अब उसमें आपको मालूम ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल के हैं कि नहीं है, डोमेस्टिक, तो आप उसमें फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा सा उसको इस एस्पेक्ट से पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। Deficit financing. Government may borrow from RBI against its securities to meet the fiscal deficit. RBI issues new currency for this purpose. This process is also known as deficit financing. ठीक है, RBI का प्रिंटिंग को करना, नई करेंसी इशू करना, ये क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा। अब इसको पढ़ेंगे कौन बेटा, रिया पढ़ो बेटा जरा, बहुत दिन से रिया को कुछ नहीं मैंने असाइनमेंट दिया है, पढ़ो बेटा जल्दी से रिया, फास्ट। Yes. So primary deficit. यस, Primary deficit refers to difference between facial फिजिकल डेफिसिट of the current year. वो तो फेशियल तो हम लोग का ये होता है ना जो चेहरों पे लगाया जाता है, फेशियल, वो फेशियल है, ये फिजिकल है। ओके चलो पढ़ो बेटा। Interest payments on the previous borrowings. ठीक है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट हमको एक नया पिक्चर, एक ज़्यादा जेन्युइन पिक्चर इकोनॉमी का देता है। हमारा इकोनोमीटर जो है उसके जो तीन हमने बताया, रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट्स और प्राइमरी डेफिसिट्स। तो रेवेन्यू डेफिसिट में केवल गवर्नमेंट के जो टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू है उसके बीच के डिफरेंस को बता रहा है। फिजिकल डेफिसिट्स में क्या किया कि टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें से टोटल रिसिप्ट्स और बोरोइंग को छोड़ दिया। अब प्राइमरी डेफिसिट में क्या कर रहा है कि फिजिकल डेफिसिट जो डेफिसिट हुआ उस डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट में से हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया, कि जो हमने इंटरेस्ट वही तो बचा इस देश के लिए जो कि इस देश के नागरिकों पर खर्च हो पाएगा। हाँ, वो जो उस डेफिसिट की बात हो रही है कि हमारा जो वास्तव में जो है डेफिसिट कितना है, समझ रहे हो, कि हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। फिजिकल डेफिसिट हम मान लो कि 10 रुपये हुआ, उस 10 रुपये में से हमने इंटरेस्ट कितना पे किया, मतलब उसको पूरा करने के लिए मान लो हमने 20 रुपया लिया,
और उसमें से फिर 10 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में चला गया। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट था और उसमें से हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया, तो वो बचा, तो वो प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे ज़्यादा जेन्युइन जो नंबर निकल कर आता है, जो फिगर निकल कर आता है, जो इकोनॉमी के जो इसका जो मेजरमेंट है, उसकी जो हालात हैं, उसकी जो कंडीशनिंग है कि कैसी इसकी कंडीशन है, कैसी इकोनॉमी की स्थिति है, उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, घाटे तो तीनों ही हैं, रेवेन्यू भी है, फिजिकल भी है और प्राइमरी भी है, लेकिन रेवेन्यू इज एट ए स्टेज ऑफ मैनेजेबल। फिजिकल डेफिसिट्स वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी डेफिसिट है वो बिल्कुल आईसीयू वाली स्थिति है, इसलिए मैंने कहा कि 99 डिग्री टेम्परेचर, 102 डिग्री टेम्परेचर और 104 डिग्री टेम्परेचर। तो प्राइमरी की स्थिति जो है वो हमको इकोनॉमी की ज़्यादा अच्छे, हाँ मतलब इकोनॉमी की हालत को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो बेटा फास्ट। Implications of primary deficit. Note, the total borrowing requirements of the government includes the interest commitments on accumulated debts। जो डेप्ट आपने एक्यूमुलेट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है डेप्ट, उधार। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट का ये जो कमिटमेंट है कि इस इंटरेस्ट को हमको लौटाना है, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा हर हालत में, वरना आपका फॉर फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, आप कंगाल घोषित हो जाओगे, इंटरेस्ट भी नहीं दे पाओगे। तो द प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच सच इंटरेस्ट commitments have compelled the government to borrow in the current period। अब इस इंटरेस्ट को पे करने की भी अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, वो तो देना ही पड़ेगा, तो वो कंपेल्ड करता है आपको, गवर्नमेंट को, कि आप बोरोइंग या किसी दूसरे मेजर्स का सहारा लें, और आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति जो है कंपेल्ड करने वाली स्थिति, कोई चीज़ होता है कि हम चलो हम उधार ले रहे हैं, ठीक है, हम इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ के लिए ले रहे हैं, हमारी प्लानिंग है और हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन एक होता है कि बाय फोर्स आपको होमवर्क करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि डांट पड़ रही है, इमेज खराब हो रही है, तो ये बाय फोर्स हो गया, एक आउट ऑफ चॉइस है कि नहीं, हमको अपने आप को सुधारना है। क्योंकि ये जो बैड हैबिट्स अगर हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे ओवर द ईयर्स, तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हमारी आदतें खराब हो जाएंगी, हम किसी ऑफिस में काम करने लायक नहीं होंगे, हम पंक्चुअल नहीं हो पाएंगे, आई विल नॉट गेट रिवार्ड विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड वेयर एवर आई एम वर्किंग, फ्रेंड सर्किल चाहे जहाँ भी हो, वो नहीं। तो प्राइमरी डेफिसिट्स मतलब हम, मेरे में अंदर फंडामेंटल वीकनेस आ गया, दैट इज आवर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, चलो पढ़ो बेटा, इसको पढ़ेंगे, उपेंद्र जी पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा फास्ट। Implication of primary deficit. हाँ, It indicates how much of the government borrowings are going to meet expenses other than the interest payments. ठीक है, The difference. ठीक है, ये क्लियर हुआ। इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट ने जो उधार लिया है, टू मीट एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट देने के बाद गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग लिया है, वो किस प्रकार खर्चे को का निपटारा करने के लिए जो खर्चे हैं देश में, उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे खर्च करेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट से इंडिकेट होता है, जब उससे बचेगा तभी तो आप कहीं खर्च करोगे, है ना। चलो आगे पढ़ो। The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payment on the borrowing made in past. So a low or zero primary deficit indicates that interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow. ओके,
द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट्स एंड द प्राइमरी डेफिसिट्स shows the amount of interest payments on the borrowing made in past में मतलब पिछले सरकारों ने कह लो, है ना, जो कुछ भी बोरोइंग किया था, है ना, उस डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का जो अंतर है वो क्या बताता है कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग मेड इन पास्ट, क्या डिफरेंस है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, जो भी हमने इंटरेस्ट, जो भी हमने बोरोइंग किया था, उन दोनों की वजह से हमारे इकोनॉमी की हालात के बारे में ये हमें ज़्यादा बड़ा इंडिकेटर शो करता है। द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट इटसेल्फ इज अ मेजरमेंट टूल, ठीक है, तो उसके फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग मेड इन पास्ट, कि इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में कितना अमाउंट खर्च किया गया। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है जो कि हम उसको देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं बिल्कुल कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, इकोनॉमी की हालात क्या हैं, ठीक है। तो ये लाइन आप देखो, ध्यान से देखना, इसको अंडरलाइन कर लो। द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट्स जो कि क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और इसको पूरा करने के लिए बोरोइंग का सहारा लिया जाता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट्स एंड प्राइमरी डेफिसिट्स, और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, shows the amount of interest payments on the borrowing made in past, ठीक है, the amount of interest payments on the borrowing made in past, जो बोरोइंग किया गया था पास्ट में, ठीक है, उस बोरोइंग का किस प्रकार हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। चलो आगे पढ़ेंगे बेटा। सो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया हुआ है इसको, चलिए पढ़िए बेटा। Primary deficit, the root cause of fiscal deficit. In India, interest payments have considerably increased in the recent years. High interest payments on past borrowings have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payments should be reduced through repayment of loans as early as possible. ओके 1 मिनट, एक लाइन जो बोल्ड लाइन शायद छूट गया। हाँ, सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अगर आपकी प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम होती है या बिल्कुल जीरो है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का जीरो होने का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी डेफिसिट्स के जीरो मतलब होने का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है हमारा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग। तो so a low zero primary deficit indicates that interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow. अब physical deficit is equal to borrowing. तो प्राइमरी डेफिसिट के जीरो होने का मतलब क्या, ये एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, देन a low or zero primary deficits indicates that इंटरेस्ट कमिटमेंट्स, जो इंटरेस्ट को पे करने का जो कमिटमेंट था ऑन अर्लियर लोन्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको अर्लियर लोन्स पे ही देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट जो पेमेंट का जो कमिटमेंट है अर्लियर लोन्स पर, हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो, ठीक है, गवर्नमेंट को फोर्स किया बोरो करने के लिए, उधार लेने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और प्राइमरी डेफिसिट के जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, मतलब गवर्नमेंट को ये बोरो करने के लिए फोर्स किया गया, द गवर्नमेंट इन अपने हालात की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से फोर्स हो गई, मतलब मजबूर हो गई कि वो क्या करे, वो बोरो करे। चलो, तो प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट्स, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जो है रूट कॉज है फिजिकल डेफिसिट्स का। अभी आपने देखा, फॉर्मूले से भी क्लियर होता है। इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर, पिछले 10-12 सालों में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट बढ़ता गया है, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हाई इंटरेस्ट
पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरोइंग हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, हाई इंटरेस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा बोरोइंग किया तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोरोइंग करोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, नेचुरली है। तो इसी पॉइंट को लिखा जा रहा है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरोइंग्स हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट्स, कि फिजिकल डेफिसिट्स को इसने बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट हमारा ज़्यादा बढ़ गया। टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, देखो, टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जो भी लोन लें उसको जितना ही जल्दी हम इसको वापस कर दें तो क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम होगा और उसके नतीजे में क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट्स कम होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट्स के बीच में। देख लीजिए, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला ही होता है प्राइमरी डेफिसिट, तो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो दोनों पॉइंट देखो सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। पहला पॉइंट मीनिंग वाला पॉइंट और फॉर्मूला वाला पॉइंट देख लो। फिर प्राइमरी डेफिसिट सोज, प्राइमरी डेफिसिट क्या सोच करता है, प्राइमरी डेफिसिट सोज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। देखो एक साथ दो पॉइंट याद हो गए। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब ये पॉइंट देखो और फॉर्मूला का पॉइंट देखो, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो दोनों पॉइंट आसान हो गया, जो आप लिख रहे हो वो ही फॉर्मूला में आपका आ गया। करेक्ट ना, बोलो भाई। तो आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट जीरो होता है तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हुआ, और इंटरेस्ट पेमेंट हम किस लिए कर रहे हैं, हम बोरोइंग कर रहे हैं और ज़्यादा बोरोइंग होने की वजह से इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। आर गेटिंग पॉइंट। चलो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डेफिसिट्स, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस था। ठीक है, और हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमको ये तो पढ़ना ही है। ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लोगे, शुरू का है, इसके बाद तो हम सिलेबस टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो एक आप न्यूमेरिकल है, टाइम हो गया है आपका मुझे लग रहा है, हाँ न्यूमेरिकल देख लेना आप लोग। अब इसको देखो एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स से आप अप्रोच करना। ठीक है, हमेशा मैंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी बताया आपको कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आप प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके बाद तब आप अनसॉल्व्ड की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको मैं अभी नहीं सॉल्व करूँगा इसलिए कि आपका टाइम हो गया है, ये भी शायद लास्ट ही था। इसको देखना चाहें तो आप देख लेना एक, और इस पर जब आप ध्यान से देखोगे, देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना बेटा, तो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स, क्वेश्चन कहाँ है, इधर क्वेश्चन नहीं दिया है। ये यूनियन बजट का एक ग्लिम्स दिया है 2018-19 का। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, बजट का ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम करते हैं कि टोटल यूनियन बजट इतना है, आपको इतना इतना दिया हुआ है, तो इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ, डिफिसिट कितना हुआ, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। चलो फिलहाल आपको यहाँ पर एक समझाने के लिए उन्होंने यूनियन बजट का एग्जांपल दिया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है, टोटल कैपिटल रिसिप्ट क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट के तीनों कंपोनेंट दे दिए हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट्स, बोरिंग्स, ये टोटल दिया है, इसके कंपोनेंट दिया है। इसके बाद टोटल रिसिप्ट्स 1+2, ठीक है, टोटल रिसिप्ट्स
1 + 2, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को मिलाएंगे, टोटल रिसिप्ट हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, 4A + 4B, मतलब रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब इसी से हमारा ये निकल जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो वो हो जाएगा हमारा क्या होगा, बजटरी डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करेंगे, मतलब ये बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज है 6/2/24, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसे करके हम इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये फिजिकल डेफिसिट हो गया। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे भी। चलो ठीक है बेटा, अगर फिर डाउट होगा फिर हम एक सेशन तो रिवीजन करते ही रहेंगे, जो भी डाउट होगा उसको ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप अभी बात कर सकते हैं, वैसे आपका टाइम हो चुका है। बोलो बेटा, कोई डाउट है? नहीं सर, बोलो फिर भी बेटा, कोई हेजिटेशन नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल के एग्जांपल बता दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा, जैसे मैंने बताया ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे आपके पापा को जो सैलरी मिलती है ना, सब्सिडी किसानों को दी जाती है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मान लो विडो पेंशन की स्कीम्स है, तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो हमारे एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब आपके पापा को सैलरी मिली, मुझे सैलरी मिली, तो गवर्नमेंट का कुछ एसेट क्रिएट हुआ क्या? हाँ, सर नहीं हुआ, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन यही अगर मान लो एसेट्स क्रिएट हो जाता तो कौन सा एक्सपेंडिचर होता? कैपिटल। वेरी गुड, ठीक है। और क्या पूछा आपने? सर तो फिर जो गवर्नमेंट मतलब उस यहाँ आसपास हमारी लोकेलिटी में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे गवर्नमेंट कर रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सुपर बेटा, सुपर, सुंदर सुंदर सुंदर। और कोई बताओ बताओ। अर्जुन सिंह कुशवाहा, आप तो बिल्कुल साइलेंट है बेटा आप आज। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब अब हो जाएगा, हम लोग बाय बाय करने का समय आ गया। कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।